हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रज्ञा सिंह और आज हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट जो कि 2 टॉपिक में डिवाइडेड है। रेनेसेंस, कॉज, फीचर्स एंड इम्पैक्ट पहली टॉपिक है। दूसरा है रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप, रोल ऑफ मार्टिन लूथर, दूसरा टॉपिक है। पहले हम रेनेसेंस को समझ लेते हैं, फिर उसके कॉज, फीचर्स और इम्पैक्ट को हम देखेंगे। रेनेसेंस एक फ्रेंच टर्म है जिसका अर्थ है, मीनिंग है रीबर्थ, पुनर्जन्म, जो कि स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। 14th सेंचुरी को अगर हम डिटेल में देखेंगे क्या कैसे 14th सेंचुरी किसको बोलते हैं, तो हम लिखे 14th सेंचुरी को लिखेंगे 1301 टू 1400, इसको हम 14th सेंचुरी बोलेंगे। सेम 15 और 16 भी होता है। जैसे इस समय हम 21st सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी को हम कैसे लिखेंगे 2001 टू 2100, इसको हम 21st सेंचुरी बोलेंगे। इस समय हम लोग का 2024 चल रहा है, तो हम लोग 21st सेंचुरी के बीच में कहीं हैं। बीच में क्या, अभी स्टार्टिंग में ही 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। और देखते हैं रेनेसिस की मीनिंग क्या है रेनेसिस। रेनेसिस को हम यूरोप के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, यूरोप के केंद्रित में रख के देखेंगे यूरोप को। तो ये एक रेनेसेंस एक फ्रेंच टर्म है जिसका अर्थ है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण है यहाँ पे यूरोप में सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक मूवमेंट भी रेनेसेंस को बोला जाता है। रेनेसेंस को एक सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक मूवमेंट बोला जाता है। और इसको अगर हम देखें तो यूरोप में किसका पुनर्जागरण है, तो ये है प्राचीन यूनान हम ग्रीस को बोलते हैं, और रोम में साहित्यिक, कला और शिक्षा के प्रति पुनर्जागरण को दर्शाता है। रेनेसेंस जो है वो यूनान और रोम के साहित्यिक, कला और शिक्षा के प्रति पुनर्जागरूकता को दर्शाता है। तो पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण रुख माना जाता है, जिससे मानववाद, व्यक्तिवाद, ज्ञान की प्रति पुनर्विचार किया जाता है। ठीक है, अभी हम इसके कॉज देख लेते हैं। कॉज है रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल नॉलेज। तो जब रेनेसेंस के कारण क्या है, कॉज मीन्स कारण होता है, कारण क्या है जिसकी वजह से ये पुनर्जागरण हुआ। पहली कॉज हम अगर पढ़ें तो उसका है रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल नॉलेज। यहाँ पे प्राचीन किताबों हैं, प्राचीन पुस्तक हैं, वो विद्वानों के द्वारा खोजना शुरू हुआ था। जैसे प्राचीन ज्ञान का पुनर्जीवन भी इसे हम बोल सकते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज को हम बोलेंगे प्राचीन ज्ञान का पुनर्जीवन। और ये यूरोप में, यूनान और रोम में विद्वानों के द्वारा प्राचीन पुस्तकों की खोज को दर्शाता है। पुनर्जागरूकता, मानववाद, यूनानी रोमन ज्ञान की अध्ययन और नई चाहत को उत्पन्न करता है। दूसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में हम समझ सकते हैं व्यापार और वाणिज्य का विकास। इसी समय ट्रेड, आप जानते होंगे कि 14th सेंचुरी में ही लगभग यूरोप के लोग अपना कॉलोनियलिज्म बढ़ाना शुरू कर दिए थे। वो अपने देश से कई और देश में जाते थे ट्रेड करने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जैसे व्यापार के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि 15th सेंचुरी में 1498 में वास्को डी गामा इंडिया में आए थे। इंडिया में उन्होंने जल मार्ग की खोज की थी, जिसमें हम देखते हैं कि वो जल मार्ग के द्वारा हमारे इंडिया में आए थे और इंडिया में मसालों की व्यापार शुरू किए थे। इसी समय ये ट्रेड एंड कॉमर्स जब चल रहा था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेनेसेंस पुनर्जागरण की ओर। दूसरा है वेल्थी मर्चेंट क्लासेस। जो धनी व्यापारी थे, वो ये बहुत ज़्यादा प्रशंसक बने अपने ये लेखकों के विचारों के, कलाकारों के, जो सांस्कृतिक प्रगति को प्रोत्साहन किया करते थे। जैसे रेनेसेंस हमारे जो पाठ्यक्रम थी, पुरानी पुस्तक थी, सांस्कृतिक पुस्तक थी, उनके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जो वेल्थी मर्चेंट थे, वो जब धनी हुए
तो वो कला के प्रति ज़्यादा अपनी रुचि दिखाने लगे, कला को यहाँ पे विस्तार मिलने लगा। और तीसरा है, चौथा है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म यहाँ पे सामंतवाद होता है। यहाँ पे सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद है जब नौकरशाही, एक व्यक्ति के प्रति सभी लोग काम करते थे और उनके अंडर में सब काम करते थे, और वो जैसे लैंडलॉर्ड टाइप का होता था यहाँ पे, कि मतलब मालिक के यहाँ सब काम करते थे, नौकर चाकरी करते थे। उसका भी डिक्लाइनेशन होने लगा था। अभी सबको पता चल रहा था क्या होता है रेनेसांस में, पुनर्जागरण क्या है। उनको अपना पुनर्जागरण में वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड होने लगे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही इसी समय हुआ। इस समय आपके छापे खाने खुलने शुरू हुए थे, यहाँ पे आविष्कार होने लगे थे। यहाँ पे कई सारे छापे खाने खुले थे और आविष्कार हुए थे। विचारों का प्रसार होने सुगम बन गया था, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस टाइप की टेक्नोलॉजी में रेडियो, टीवी, इन सब का जब इन्वेंशन होने लगा, तो ये रेनेसांस के विचार को और ज़्यादा पुनर्जन्म अपने संस्कृति की तरफ ज़्यादा जिज्ञासा को दिखाता है। अभी हम आपको अगर ये रेनेसांस कभी पूछता है, इसके रिलेटेड कोई टॉपिक पूछता है, तो आप पहले रेनेसांस को डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके कॉज को डिफ़ाइन करेंगे। कॉज में हमने आपको 5 टॉपिक दिए हैं, इन सब 5 पॉइंट हैं, ये पॉइंट आप लिखेंगे, फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे, तो आपका कॉज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा फीचर्स। फीचर्स क्या है? मतलब विशेषताएँ। रेनेसांस की विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताएँ ह्यूमनिज्म, मानववाद की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सराहना हुई है। जैसे मानववाद में देखा गया कि मानव की क्षमता पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उनकी देखी गई। इंडिविजुअलिज्म को भी, व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा यहाँ पे देखा गया। सेकुलरिज्म, क्लासिकल एजुकेशन, अपने पुराने ज्ञान की तरफ, पुराने साहित्य की तरफ ज़्यादा यहाँ पे झुकाव देखा जाता है। और व्यक्ति के पोटेंशियल, क्षमता के ऊपर यहाँ पे बात होने लगी। लोग के इंडिविजुअल पे उन लोग फोकस करने लगे, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करने लगे। अभी सब लोग एक कम्युनिटी को ना देखकर एक अपने को सेंटर में रख के बात करने लगे। ठीक है। दूसरा है आर्टिस्टिक इनोवेशन है कला, मूर्तिकला और वास्तुकला और कलाकारों की बढ़ोतरी। ठीक है। अभी यहाँ पे आर्टिस्टिक इनोवेशन है कि यहाँ पे लोग कला पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, कला को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, मूर्ति कला को महत्व देने लगे हैं, कलाकारों को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलने लगी है। ये सब रेनेसांस के फीचर्स हैं। रेनेसांस के पुनर्जागरण की वजह से ही आज कला को, वास्तुकला, मूर्तिकला को लोग बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी तरफ झुकाव रख रहे हैं। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी फीचर्स है, जिसकी वजह से रेनेसांस पुनर्जागरण की वजह से ही लोग अभी यूरोप से कहीं और कॉन्टिनेंट खोज रहे हैं, कंट्री देख रहे हैं, सारी कंट्री को देख रहे हैं, कंट्री के साहित्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मानव विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फ़ायदा है कि जिससे हमें आज पता चलता है कि रेनेसांस की वजह से, पुनर्जागरण की वजह से क्या क्या डिस्कवरी हुई है, साइंटिफिक एडवांसमेंट भी हुई है यहाँ पे। जैसे एस्ट्रोनॉमी और एनाटॉमी, मैथमेटिक्स, ये सभी की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। जैसे एस्ट्रोनॉमी को खगोल शास्त्र बोलते हैं, एनाटॉमी को शारीरिक रचना बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। आप इसमें कई सारे थिंकर और साइंटिस्ट जानते होंगे, जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस। इन्होंने चैलेंज किया ट्रेडिशनल बिलीफ्स के ऊपर और अपने साइंटिफिक तरीके से उन्होंने प्रूव किया क्या गलत है क्या सही है। उन्होंने क्वेश्चन किया ट्रेडिशनल बिलीफ पे, इनहेरिटेंस पे,
कई सारे और नेचुरल वर्ल्ड पे उन्होंने नेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और साइंटिफिक तरीके से उन्होंने इसको लोगों के सामने लाया भी। तो अभी ये आपके फीचर्स भी हो गए। साइंटिफिक एडवांसमेंट है जिसमें उन्होंने साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और लोगों को जो पुराने रूढ़िवादी सोच थे उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। दूसरा ह्यूमनिज़्म पे उन्होंने पोटेंशियल पे ज़्यादा काम किया। इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया और कला के क्षेत्र को लोगों की महत्व बढ़ा। उन लोग की एक तरह की सराहना होना शुरू हुई और इसी समय वर्ल्ड की डिस्कवरी भी हो रही थी जिसमें अपना वो डिस्कवरी हो रही थी जल मार्ग, लैंड मार्ग, बहुत सारे खोज भी हो रहे थे। और इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले कॉज पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, इम्पैक्ट पढ़ेंगे। इस पे प्रभाव, कॉज मीन्स कारक क्या थे, रेनेसांस के क्या कारण थे जिसमें रेडिकल रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल नॉलेज था। पुरानी किताबें इन्होंने जब देखी समझी और तो रेनेसांस को बढ़ावा मिला, पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। ट्रेड एंड कॉमर्स को, वेल्थी मर्चेंट क्लासेस, डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडलिज्म और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सभी कारण हैं रेनेसांस को जन्म देने के लिए, पुनर्जागरण विचारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पे। और सेकंड है फीचर्स है ह्यूमनिज्म, आर्टिस्टिक इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड डिस्कवरी, जिसको हम बोल सकते हैं पहले हम मानववाद। दूसरा है कला और पुनर्जीवन। तीसरा है साइंटिफिक पुनर्जीवन, साहित्यिक पुनर्जीवन। फिर आएगा डिस्कवरी ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। ठीक है, इम्पैक्ट को पढ़ ले। इम्पैक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी लोगों को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसमें आपको शेपिंग आर्टिस्ट, अभी यहाँ पे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के वजह से ही लोग अब आर्टिस्ट को ज़्यादा महत्व देने लगे। इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक इंड्योरेंस को भी बढ़ावा मिलने लगी। अभी यहाँ पे जब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो अभी लोग पुरानी पुस्तकों में जो भी कई रूढ़िवादी सोच थी उनको ना मान के साइंटिफिक नॉलेज को ज़्यादा लोग फोकस देने लगे। साइंटिफिक चीज़ों को मानने लगे जिसमें लोगों की इंटेलेक्चुअल को लोग देखने लगे, समझने लगे, आर्टिस्ट की भरोसा करने लगे, आर्टिस्ट को महत्व देने लगे। फिर है स्प्रेड ऑफ द नॉलेज की यहाँ पे फैलाव होनी शुरू होगी क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पता है वो ट्रेड कॉमर्स करते थे जिसकी वजह से ट्रेड कॉमर्स भी करते थे और आपकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही थी जिसमें आपके रेडियो, प्रिंटिंग प्रेस ये सब आ रहे थे जिसकी वजह से नॉलेज को अब स्प्रेड किया जाने लगा। जो थिंकर्स थे जो उन्होंने अपने बताए थे उनको अब पूरे दुनिया में फैलाया जाने लगा। ये इम्पैक्ट पड़ा इस पर क्योंकि लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की खोज कर रहे थे जहाँ पे वो अपने नॉलेज को भी लेके जाते थे। अभी ये इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल मॉडर्न सोसाइटी, रेनेसांस है जो वो फाउंडेशन है, मतलब नींव रखता है मॉडर्न सोसाइटी की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की, एक नवीन सिविलाइजेशन पे वो नींव रखता है जिसमें अभी हमारे रेनेसांस पुनर्जागरण पे इम्पैक्ट डालता है। साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स और फिलॉसफी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। साहित्य, विज्ञान, राजनीति और फिलॉसफी पे अपना मॉडर्न वर्ल्ड इम्पैक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। शिफ्ट इन वर्ल्ड व्यू, अभी लोगों की नज़रिया भी बदल रही है।
लोग मानववाद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि लोग ऐसे किसी एक मेन व्यक्ति को ही ज़्यादा मान देते। जैसे फ्यूडलिज्म में था, राजा की बात मानो, चर्च में पंडित लोग की बात मानो, मंदिर में पंडित की बात मानो, जो बोल दिए वो मानो। सेम वैसे अभी शिफ्ट हो रहा था चर्च में, जैसे ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे कि चर्च में भी जो फादर थे वो अपने नियम बनाते थे, अपने रूल बनाते थे, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे रेनेसिस की वजह से, पुनर्जागरण की वजह से उन लोगों की वर्ल्ड व्यू चेंज हुए। अभी वो सब लोग मानववाद पे बात करते हैं, व्यक्तिवाद पे बात करना शुरू कर दिए हैं। तीसरा है साइंटिफिक रेनोवेशन। यहाँ पे सेम यही चीज़ है, साइंटिफिक एडवांसमेंट। अभी साइंटिफिक में रेनोवेशन में वो लोग साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, साइंस में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जैसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस में भी एडवांसमेंट हुआ, टाइपराइटर में भी कई सारे एडवांसमेंट होने शुरू हो गए। अभी इनका अलग सा रेवोल्यूशन हो रहा है, इनमें बदलाव, अलग से बदलाव आ रहे हैं। पॉलिटिकल चेंज, अभी लोग इम्पैक्ट है रेनेसांस की वजह से ही लोग पॉलिटिकल चेंज आ रहा है, जिसमें लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट जा रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार जा रहे हैं, ना कि राजा राजा जैसे। लोग को कहा है कि मेरे लिए कोई सरकार हो, मेरा गवर्नमेंट हो। अब डेमोक्रेटिक वो लोकतांत्रिक प्रिंसिपल पे अपनी गवर्नमेंट को चुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंज भी आया। तो हमने पहले देखा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक में हमने पहले देखा रेनेसांस। रेनेसांस क्या है? रेनेसांस एक पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण है विचारों का, कला का कई और साहित्य का, कला का, बौद्धिक मूवमेंट का, इंटेलेक्चुअल का, ये सब का एक बढ़ोतरी है। ठीक है, इसमें जागरूकता फैलती है साहित्य के प्रति, कला के प्रति, शिक्षा के प्रति। ठीक है, अभी इसके कॉज हैं। कॉज में रीडिस्कवरी ऑफ द क्लासिकल नॉलेज। अभी पुरानी किताबों की खोज यहाँ पे होने लगी है। उसकी खोज के जब खोज हुई, उसको पढ़ने के बाद ये पुनर्जागरण में कई लोगों के विचार बदले, और ये जब हुआ तो इसको लोगों के बीच में फैलाया गया, लाया गया टेक्निकल एडवांसमेंट के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा। लोग पढ़ रहे थे, जब उन्होंने अपनी पुरानी किताबें पढ़ी, समझी, तो उसको कई सारे प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पैम्पलेट, चिट बना के, पोस्टर बना के छापना शुरू किया, जिससे कई लोगों के पास गया वो। और उसी समय ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, दूसरे देशों में जाके वो ट्रेड करते थे, तो ये विस्तार में फैलता गया। और दूसरा वेल्थी मर्चेंट क्लासेस थी, जो मर्चेंट लोग थे, वो इस रेनेसांस की वजह से, पुनर्जागरण की वजह से वो इसको फंडिंग भी करते थे, पैसा देते थे, कला को बढ़ावा करते थे। और इसी समय सामंतवाद की डिक्लाइन भी होने लगी थी, जिसमें लोग अब सामंतों की ना सुन के अपनी लोकतांत्रिक सरकार चुनना चाहते थे। ये कॉज है। ये इम्पैक्ट में देखिए, फेडरलिज्म इन डिक्लाइन हुआ, लोगों को डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, एडवांसमेंट था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, इसलिए लोगों ने जो पढ़ा उसको दूसरों को विस्तार में फैलाया। ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, इसको इतना समझ लिए। चारों किताबें उन्होंने अपनी पुरानी साहित्यिक किताबों को पढ़ा, जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों में फैलाया। और उसी समय लोग सामंतवाद को ना चाह के अपना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चाहने लगे। उसकी वजह से अभी रेनेसांस की वजह से विशेषताएं हैं उसकी। रेनेसांस जब आया, उसकी वजह से कुछ अच्छे काम हुए, जैसे ह्यूमनिज्म पे बढ़ावा हुआ, लोग मानववाद पे, व्यक्तिवाद पे बात करने लगे, आर्टिस्टिक रिनोवेशन हुआ, आर्टिस्ट लोगों की अभी यहाँ पे महत्व बढ़ने लगी। कला, मूर्तिकला, इन सब पे ज़्यादा बात होने लगी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, लोग और ज़्यादा ढूंढने लगे, देखने लगे, आसपास समझने लगे
जानने लगी पूरी दुनिया को, और साइंटिफिक एडवांसमेंट भी होने लगी। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आई थी, अब उसमें एडवांसमेंट भी बढ़ने लगी, ठीक है। उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। लोग, वो गवर्नमेंट नहीं चाहते थे जो फ्यूडलिज्म में था, जो पहले से चलती आ रही थी, कोई एक प्रशासन कर रहा है, उसके अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट लोग नहीं चाहते थे। अब कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, लोगों को बदलना था, भी चेंज करना था। क्या वहाँ पे उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। लोग साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बिलीव कर रहे थे, ना कि जो मेरे बड़े बोल दिए उनको समझने, ऐसा कुछ नहीं था। अभी रेनेसांस की वजह से ही लोग साइंटिफिक बातों को मानते थे। कोई भी ऐसी रूढ़वादी सोच को अभी सब लोग हटाने लगे। कोई भी जो आज के समय में रिलेवेंट नहीं था, उसको ना मान के वो लोग साइंटिफिक बातों पे विश्वास करने लगे। देखा, तीसरा है स्प्रेड ऑफ द नॉलेज। इसको आप यहीं से देख सकते हैं। रीडिस्कवरी हुई, यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ, लोग फैलाए, और इसी बीच में नॉलेज का भी प्रसार प्रचार हुआ। इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी पे अभी इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा। लिटरेचर, साहित्य का, विज्ञान का, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का, और फिलॉसफी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा मॉडर्न सोसाइटी का पुरानी सोसाइटी पे। शिफ्ट इन द वर्ल्ड व्यू। अभी लोगों की नज़रिया बदल गई है। लोग अब व्यक्तिवाद, मानववाद पे बात करना शुरू कर दिए हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानना शुरू कर दिया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अभी इसमें साइंटिफिक जो भी अपनी तकनीकी थी, उसमें विकास भी होना शुरू किया। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक, रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ द मार्टिन लूथर। चलिए देखते हैं सेकेंड टॉपिक को। पहले हम जानते हैं मार्टिन लूथर। कौन है मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर एक जर्मन मॉन्क है, एक जर्मनी के साधु हैं, और इनका एक महत्वपूर्ण रोल है सेंटर में। ये बहुत ज़्यादा मेन लीड रोल प्ले किए हैं रिफॉर्मेशन में। रिफॉर्मेशन मीन्स बदलाव। यहाँ पे रिलीजियस सोशल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। रिफॉर्मेशन को रिलीजियस सोशल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बदलाव है कि जो धार्मिक है और सामाजिक है, उसको बदलने की चाहत, ठीक है। सेकंड, ये आगे चल के बढ़ जाता है रिलीजियस, कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट में, जिसमें अभी लोगों में बदलाव, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पे भी बदलाव की डिमांड बढ़ने लगी सबकी, ठीक है। उसका एम था रिफॉर्म करना कैथोलिक चर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेस्टेंट। इसमें जो कैथोलिक चर्च में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी, ऐसे काम किए जाते थे जिसकी वजह से उसमें बदलाव लाना चाहते थे, इनका एम था। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेस्टॉन मीन्स होता है, प्रोटेस्टिज्म मीन्स होता है डिनायल, मतलब डिनाई कर देना कि कुछ आपको बुरा लग रहा है उसको मना कर देना, उसको उस पर सवाल करना। तो अभी इनका मतलब मार्टिन लूथर भी मान सकते हैं, इनका एम था कि कैथोलिक चर्च में जो गलत काम हो रही हैं उनको मना कर देना, और प्रोटेस्टिज्म को बढ़ावा करना, जिसकी वजह से जिसको भी कुछ गलत लग रहा है उसको वो मना करे और अपनी बातों को मेन रखे। अब इसके कॉज क्या है? कॉज थे, मतलब ये रिफॉर्मेशन हुआ क्या, क्यों हुआ, कारण क्या था इसका? करप्शन इन द चर्च में करप्शन चल रहे थे, जैसे उसमें कई सारे, जैसे सेलिंग इंडल्जेंस, ठीक है, सेलिंग इंडल्जेंस है। करप्शन इन द चर्च में करप्शन चल रहे थे, जैसे सेलिंग इंडल्जेंस। लोगों को अगर जैसे चर्च के लोगों का कहना था कि अगर आप कोई पाप कर दिए हैं और उसकी माफ़ी चाहते हैं तो उसके लिए पैसा दीजिए, हम आपको भगवान से बात करेंगे, गॉड से बात करेंगे और आपको माफ़ी दिला देंगे। और वो स्वर्ग में जाने के लिए भी पैसा मांगते थे कि अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो पैसा दीजिए, इतना नहीं इतना पैसा दीजिए, आपको स्वर्ग में जाने के लिए मैं भगवान से बात कर लूँगा, आपकी स्वर्ग में सीट बुक कर दूँगा। तो ऐसे सारे करप्शन चल रहे थे, जिसकी वजह से ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का रेनेसांस हुआ
पुनर्जागरण हुआ, बढ़ावा मिला, इंक्रीजमेंट हुआ। और फिर आगे इसमें कारण बना, प्रिंटिंग प्रेस भी कारण बना, जिसकी वजह से अभी सबकी जो एम थे, जो आइडियोलॉजी है, वो प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, छापा खाने के थ्रू बहुताय में फैलने लगा, बहुत सारे लोगों के पास जाने लगा, प्रसार प्रचार होने लगे, विचारों के आदान प्रदान होने लगे, वो भी पेपर्स के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू पर्चे छपने लगे। ये सब जो गलत काम हो रहे थे चर्च में, उसके प्रति पर्चे छपने लगे। नेशनलिज्म, अभी यहाँ पे देशवाद भी बढ़ने लगा। नेशनल, देश के प्रति, कंट्री के प्रति भावनाएं लोगों की जुड़ने लगी। अभी लोग बाउंड्री बनाने लगे हैं देश में, हर एक कंट्री अपना बाउंड्री सेटअप करने लगी है। तो जिसकी वजह से हर कोई अपने देश में, अपने एरिया में चेंज लाने के लिए अपने एरिया के प्रति ज़्यादा भावुक होकर भी ये भावुक होने लगे लोग। लोगों को पता लगने लगा कि हमारे नेशनलिज्म में, मेरे एरिया में क्या गलत हो रही है। फिर नेक्स्ट शब्द ह्यूमनिज्म, अभी पुनर्जागरण हुआ मानववाद का, जिसमें ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को एंड प्रैक्टिस के बारे में पुनर्जागरण हुआ। अभी कारण था ह्यूमनिज्म का बढ़ावा मिलना। जब लोगों का ह्यूमनिज्म मतलब मानववाद का बढ़ावा हुआ, तो वो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिस पे सवाल उठाने लगे। जो पुरानी चलती है आ रही विचार की, चलती आ रही चर्च के काम थे, उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगे। प्रैक्टिस, जो बिलीफ्स और प्रैक्टिस चल रही थी, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि मतलब वो लोग क्वेश्चन किए कि ये भगवान के प्रति कैसे आप बोल रहे हैं कि हमारी जो स्वर्ग में सीट बुक हो गई है, इसका क्या वो है, सबूत है, ये सब पे वो लोग क्वेश्चनिंग करने लगे। अभी हम देखेंगे मार्टिन लूथर का क्या रोल था। इनका रोल था 95 थीसिस, जो 1517 में इन्होंने लिखा था। 95 थीसिस इनकी एक कंप्लेंट बुक है, जिसमें इन्होंने चर्च में चलने वाले करप्शन, समाज में होने वाले करप्शन, समाज में होने वाले गलत काम को, चर्च में होने वाले गलत एक्टिविटी को इन्होंने कंप्लेन के थ्रू 95 थीसिस में लिख के ये ले गए चर्च में छपका दिए। ठीक है, 95 थीसिस इनकी एक डॉक्यूमेंट है, ये जो मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी को दर्शाती है। 95 थीसिस में मार्टिन लूथर ने अपनी आइडियोलॉजी को कंप्लेन के थ्रू लिख के दिया है। लिख के उसको हर एक कैथोलिक चर्च में, हर एक गली मोहल्ले में चिपका डाला, जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिफॉर्मेशन में। ये स्पार्क का काम करता है, चिंगारी का काम करता है बदलाव में। ठीक है, अब बदलाव की मांग और ज़्यादा बढ़ गई जब लोग इनकी 95 थीसिस में जो कंप्लेन थी चर्च की तरफ से, चर्च के प्रति कंप्लेन थी, समाज में होने वाली कुरीतियों के प्रति जो इनकी कंप्लेन थी, उसको जानने के बाद अब चिंगारी लग गई है। अभी ज़्यादा लोगों में बदलाव की मांग का शुरुआत हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, अभी इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि आप अपने साहित्यिक में देखिए, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में, और जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया कि लोकल लोग भी इसको पढ़ सके, समझ सके कि हमारे बाइबल में क्या है, और चर्च में जो क्राइस्ट हैं, पीस्ट हैं, वो इनका क्या कहना है। डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय द फेथ, और इन्होंने बताया कि जो आपकी आस्था है, आस्था रखिए भगवान पे, ना कि चर्च पे बिलीव कीजिए कि चर्च में जो फादर हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो हमको भगवान के पास भगवान से बात कराएंगे, स्वर्ग में मेरी सीट फूक करेंगे। इन सब पे ना भरोसा रख के अपने ऊपर भगवान पे आस्था रखिए, भगवान से डायरेक्ट आप बात कीजिए, डायरेक्ट बाइबल पढ़िए, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़िए, भगवान के प्रति, ना कि निर्भर रहें, चर्च पे निर्भर ना रह के अपने कर्म में एक भरोसा रखें जो आपके
कर्म में होगा, जो आपकी फेथ में होगा, वो आपके पास आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेस्टेंटिज्म, और इनका एक रोल था, इनका ये भी मानना था कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म को भी बढ़ावा देना चाहते थे। प्रोटेस्टेंटिज्म यहाँ पे आपने बताया कि नकार देना, कोई भी चीज़ जो इनको अच्छा ना लगे, जो भी चीज़ में इनको सहमति ना हो, उस पर क्वेश्चनिंग करना, चर्च के प्रति, चर्च के अंदर होने वाली एक्टिविटी पे सवाल उठाना, जो समाज में होने वाली कुरीतियों पे सवाल उठाना, ना कि जो चलती आ रही हैं, जो सदियों से चली आ रही है उसको मानना ना, उन पे सवाल उठाना, उस पर क्वेश्चन करना, उसको पूछना, समझना, इन सब चीज़ों का ये बढ़ावा करते थे। जिसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म और लूथरिज्म का भी विस्तार हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ा? अभी जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला था, जो रिलीजियस सोशल मूवमेंट था, जो आगे चल के बदल गया रिलीजियस कल्चर और पॉलिटिकल मूवमेंट में, जैसे रिलीजियस कल्चरल और पॉलिटिकल, राजनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक में बदल गया। उसका एम था कि कैथोलिक चर्च में होने वाली गलत चीज़ों को नकारना, उसको बदलाव करना, प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा करना, कि लोग पूछें आगे चल के कि कोई भी चर्च में कुछ भी प्रीस्ट बोल रहा है उसको ना मान के उसमें सवाल करना, इनका एम था। और फिर इसके कॉज थे करप्शन, जो चर्च में हो रहे थे उसको ख़त्म करना, सेलिंग इंडल्जेंस जो था उसको ख़त्म करना। प्रिंटिंग प्रेस ने इस कॉज को बढ़ावा दिया कि अभी जो इनके रोल, जो मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी थे, वो काफ़ी बड़े लेवल पे सबके लोग पहुंचने लगे, सबके पास पहुंचने लगे। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ने भी इन सभी रिफॉर्म्स में बढ़ावा दिया। रेनेसेंस ह्यूमनिज्म में ट्रेडिशनल जो सदियों से चली आ रही बिलीफ्स थी, प्रैक्टिस थी, उन पे क्वेश्चनिंग करना, उनको पूछना, अभी रोल थी इनके। अभी इन सब के इम्पैक्ट क्या पड़े? इम्पैक्ट है रिलीजियस डिवीज़न। अभी ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ तो रिलीजियस डिवीज़न हो गया। रिलीजियस डिवीज़न दो टाइप में बच गए, एक हो गया प्रोटेस्टेंटिज्म और एक था लूथरिज्म। और कई सारे एक चर्च की तरफ से भी थे, कुछ लोग अभी बदल गए, बट गए हैं। कुछ लोग प्रोटेस्टेंटिज्म, जो उनको बुरा लगता था, जो गलत लगता था, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते थे। और फिर था लूथरिज्म वो लोग थे जो मार्टिन लूथर की फॉलोअर बन गए, उनकी बातों को मानने लगे, उनकी विचारधारा के प्रति ज़्यादा झुकाव रखने लगे। और कई लोग अभी यहाँ पे चर्च की तरफ से भी थे, लोग चर्च की भी बातें मानते थे, उनको इन सब पे न विश्वास रख के चर्च की तरफ चलने लगे। और कई सारे रिलीजियस में चर्च जो क्रिश्चियनिटी थी और कई सारे विचारधाराओं में बट गई, कई सारे रिलीजियस में डिवीज़न बट गई। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट था पॉलिटिकल प्रीहेवल। ठीक है, अपहेवल। अब ये पॉलिटिकल अपहेवल क्या है? पॉलिटिकल अपहेवल क्या है? राजनीतिक में बदलाव आने लगे। लोग अब जो राजा लोग थे वो चर्च से टाई अप जो थे वो तोड़ने लगे। वो अलग से अपना राज्य को चलाने लगे, ना कि चर्च के कहने पे। पहले चर्च के पास ज़्यादा स्टेक रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा समाज, पावर, ये सब चर्च के पास था। अभी राजा वो अपने कंट्रोल में लेने लगे, चर्च के प्रति रिलाय ना होके अपने ऊपर अपने हाथ में लेने लगे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे। ठीक है, कल्चरल चेंज थे, कई सारे कल्चर चेंज हुए, जिसकी वजह से अभी लोग अपने साहित्य के प्रति बदलाव आने लगे। लोग जो गलत था उसको बदलने लगे, सही चीज़ों के प्रति जाने लगे, जो रूढ़वादी सोच थी उसको हटाने लगे, बाइबल में जो भी बाइबल को जानने लगे, चर्च के जो ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ थे उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने लगे। उसमें इन लोग के कल्चरल रिफॉर्म भी आने लगे। काउंटर रिफॉर्मेशन, अभी इतने इम्पैक्ट इस सभी रिफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से ही अभी चर्च में भी लोग काउंटर रिफॉर्म करने लगे। जो चर्च में चलती आ रही कुछ जो बहुत ज़्यादा
लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, उसमें भी उन्होंने कुछ सुधार लाए, जिसकी वजह से लोग, उनके जो फॉलोअर थे वो ज़्यादा ना जाए इधर उधर। ठीक है, तो हम देखेंगे मार्टिन लूथर जो जर्मन मॉन्क थे, वो एक जर्मनी के साधु थे जिनका एम था कि वो चर्च में चल रही कुरीतियों के प्रति कुरीतियों को बदले और प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा करें, ना कि लोग प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा दें जिसमें लोग जो प्रैक्टिस ट्रेडिशनल चल रही है उसको माने ना मान के, बल्कि उस पर सवाल करें। उनका ये एम था। कॉज थे करप्शन जो चल रहे थे, इसका कारण क्या कारण था जो इनको ये एम बनाना पड़ा, रिफॉर्मेशन मूवमेंट करने पड़े। करप्शन चल रहे थे, चर्च में जो करप्शन चल रहे थे, सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस हो रही थी, स्वर्ग में जाने के लिए टिकट बेचे जा रहे थे, वो सब इनको ये कारण थे। इसकी वजह से उन्होंने ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का एम सपना देखा और बदलाव लाया। प्रिंटिंग प्रेस ने इसमें कई सारा योगदान दिया। आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं आगे। नेशनलिज्म जैसे देश के प्रति लोगों की विचारों को देख रहे लोग अभी राजा की बात सुनने लगे, राजा की तरफ झुकाव रखने लगे, ना कि चर्च के प्रति। जब उन्होंने देखा कि लोग अभी चर्च की बातों को ना मान के राजा की बातों को समझ रहे हैं, उसी इम्पैक्ट में ही यहाँ पे पॉलिटिकल अपहीवल होने लगा, जिसमें अभी राजा सारी पावर अपने हाथों में लेने लगे, चर्च से निकालने लगे। ठीक है, अभी लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, रोल था, फिर इम्पैक्ट बड़ा, रिलीजियस डिवीज़न हो गए, कई सारे लोग बढ़ गए प्रोटेस्टिज्म में कई लोग बढ़ गए, कई लोग लूथरिज्म में बढ़ गए, जिसमें लूथर की बातों को मानने लगे। और फिर हुआ कल्चरल चेंज, कई सारे कल्चर में भी सांस्कृतिक सुधार भी किए गए। फिर काउंटर रिफॉर्मेशन चर्च ने भी कुछ बदलाव लाए। इसी के साथ आपका